स्वागत है एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स प्राइम पर। विद्यार्थियों, आज का ये जो वीडियो लेक्चर होगा ये बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि इसमें कंसेप्ट इतने भरे पड़े हैं कि मुझे खुद भी इस बात की जानकारी नहीं है कि और किस तरह की जो है इसमें सवाल बन सकते हैं। कहने का मतलब ये है हमारा कि एकदम जो कंसेप्ट है आज की इस वीडियो में वो एकदम तगड़ा है, ठोस है, कह सकते हैं, ठीक है ना। और शुरू से अंत तक यदि आप बने रहे तो मेरा मानना है कि 5 क्वेश्चन लगभग आपका एमसीक्यू आज के ही वीडियो सेशन से होगा, ठीक है ना। यानी कि ये जो वीडियो सेशन होगा ये कमाल का होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए, क्योंकि अभी हम लोगों के पास वक्त कम है और जितना भी वक्त है हम लोगों उसको क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, सही तरीके से सही प्रकार से उसको जो है उपयोग में लाएंगे, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 21 पर ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है। कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में आपको थोड़ी हम नॉलेज दे देते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र कहने का मतलब है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान प्राप्त होना। समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग क्या करते हैं, पूरी अर्थव्यवस्था का ज्ञान लेते हैं, जबकि आपको पता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सिर्फ व्यक्तिगत आर्थिक चरों का अध्ययन किया जाता है, जहां पर समष्टि अर्थशास्त्र में पूरे देश का या फिर पूरी अर्थव्यवस्था के आर्थिक चरों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक चर वे होते हैं जो कि समय के साथ परिवर्तित हो सकते हैं, जैसे कि आय, है ना। तो यहाँ पर यदि हम समष्टि अर्थशास्त्र में बात करें तो आय कौन सी बात करेंगे, राष्ट्रीय आय, यानी कि ये कह सकते हैं कि कुल राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, इन सारी चीज़ों की अध्ययन हम लोग किसमें कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। और फिर बात क्या कर रहा है, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या होता है, ये एक ऐसी स्थिति को दिखाता है जिसमें वस्तुओं का मूल्य जो है, यानी कि प्राइस लेवल जो है वो लगातार बढ़ते जाता है, जिससे कि वस्तु का मूल्य जो है वो लगातार क्या हो गया, वृद्धि हो गया। और उसकी बढ़ने की वजह से, यानी कि मूल्य में वृद्धि की वजह से जो है मुद्रा का वैल्यू, यानी कि मुद्रा की कीमत जो है क्या होती है, घट जाती है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति में क्या होता है, जनरल प्राइस लेवल, यानी कि सामान्य मूल्य तल क्या होता है, बढ़ते जाता है। यानी कि लगातार यदि किसी वस्तु की कीमत जो है क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इससे क्या होता है, मान लीजिए कि कोई वस्तु 5 रुपये की थी और अगले साल वह जो है 15 रुपये की हो जाती है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उस वस्तु में, उस पर्टिकुलर वस्तु में जो है क्या आ गई है, मुद्रास्फीति आ गई है, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ एक ही वस्तु को लेकर के मुद्रास्फीति की बात नहीं की जाती है। देश में जितनी भी तरह की वस्तुएं तैयार हो रही हैं, जितनी भी तरह की सेवाएं तैयार हो रही है, उन सभी का औसत मूल्य निकाला जाता है और देखा जाता है कि क्या सभी वस्तुओं का कीमत लगातार बढ़ा है या नहीं, ठीक है ना। यदि किसी सभी वस्तुओं का कीमत लगातार बढ़ा है, यानी कि बढ़ने की प्रवृत्ति पाई गई है, तो इसका मतलब है कि देश में मुद्रास्फीति की स्थिति बन रही है। समझ में आ गया होगा। मुद्रास्फीति की स्थिति ऊपर होने से, यानी कि मुद्रास्फीति जो है वो देश के अंदर होने से क्या होता है, मुद्रा का वैल्यू घट जाता है, मुद्रा का कीमत घट जाता है। मान लीजिए कि कोई वस्तु जो है 5 रुपये में पहले मिल रहा था, अब उसका कीमत 15 रुपये हो गया है, तो आप क्या 5 रुपये में अब उस वस्तु को खरीद पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उस वस्तु का दाम अब बढ़ करके कितना हो गया है, 15 रुपये हो गया है। समझ में आ गया होगा। चलिए, क्या बोल रहे हैं कि यदि किसी वस्तु का मूल्य 5 रुपये है और बाद में उसका मूल्य बढ़ करके कितना हो जाता है, 15 रुपये हो जाता है, तो क्या अब उस वस्तु को 5 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर इसीलिए कहते हैं कि वस्तु का मूल्य जब बढ़ जाता है तो मुद्रा का मान क्या होता है, घट जाता है। मुद्रा की वैल्यू क्या होती है, घट जाती है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र में कुल राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, मुद्रास्फीति, या फिर कह सकते हैं कि इस तरह की जितनी भी व्यापक धारणाएं हैं जो कि समष्टिगत होती हैं, या फिर कह सकते हैं व्यापक धारणाएं होती है, वो सारे के सारे समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किए जाते हैं। देख लीजिए डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं कि अर्थशास्त्र का वह भाग है या जिसमें कि अर्थव्यवस्था का संपूर्ण रूप में अध्ययन किया जाता है। जैसे कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुल राष्ट्रीय आय, कुल जो है राष्ट्रीय उत्पाद, या फिर कह सकते हैं कुल राष्ट्रीय उत्पादन, कुल बचत, कुल विनियोग, यानी कि विनियोग को देखिए निवेश भी कहते हैं, या फिर अंग्रेजी में आप इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, और कुल रोजगार,
इत्यादि के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो समझ जाइए कि वो समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एक बात और ध्यान में रखिए कि समष्टि अर्थशास्त्र को कुल का अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, यानी कि एग्रीगेट जो है रूप में जो है परिभाषित किया जाता है इसको, ठीक है ना। संपूर्ण रूप में या फिर सामूहिक रूप में भी इसका अध्ययन कर रहे हैं, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, कुल का अर्थशास्त्र कहते हैं। किसका अर्थशास्त्र, कुल का अर्थशास्त्र, एग्रीगेट इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्या बात कर रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र को आय एवं रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र में जो है मुख्य रूप से हम लोग राष्ट्रीय आय और रोजगार के बारे में अध्ययन करते हैं, और इसी वजह से समष्टि अर्थशास्त्र को आय एवं रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्योंकि रोजगार का सिद्धांत कैसे तय होता है, सामूहिक मांग से और सामूहिक पूर्ति से, ठीक है ना। ये चीज़ें जाकर के हम जो है आगे जाकर के पुनः क्लियर करेंगे जब हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 का, ठीक है ना। यहाँ पर बस इतना ही आप समझिए, आगे हम चैप्टर 6 पर इस बात पर जो है और भी गहराई से बात कर देंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 22 पर ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है, आय तथा रोजगार के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आय और रोजगार का सिद्धांत के नाम से कौन जाना जाता है भाई, वो है समष्टि अर्थशास्त्र। अब भी जस्ट मैंने बात किया कि समष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से हम लोग आय और रोजगार का अध्ययन करते हैं, और इसी वजह से इसको आय और रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। इसका व्याख्यान आप देख सकते हैं एक टर्म में, जैसे कि हमने डिफाइन किया है ठीक वैसा ही हमने लिख दिया है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 23 पर। क्या बोल रहा है प्रश्न संख्या 23 में, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है। देखिए पूरे इकोनॉमिक्स का क्या ये सब्जेक्ट मैटर है, जिसमें हम लोग क्या उत्पादन के बारे में बात करते हैं, उपभोग के बारे में बात करते हैं, या फिर विनिमय के बारे में बात करते हैं, या फिर वितरण के बारे में बात करते हैं। मुख्य रूप से ये चार जो हमने नाम दिया, उपभोग, उत्पादन, विनिमय और वितरण, ठीक है ना, इन सभी चीज़ों का अध्ययन जो है दोनों स्तर पर किया जाता है, माइक्रो लेवल पर भी और मैक्रो लेवल पर भी। यानी कि व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत भी इस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, और समष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत भी इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अब चाहे तो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, ठीक है ना। क्या बात कर रहा है कि अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से आर्थिक चरों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक चर कहने का मतलब है जो चर, ऐसे चर जो कि पैसे से संबंधित हो, धन या फिर संपत्ति से संबंधित हो, संसाधनों से संबंधित हो। और चर कहने का मतलब होता है अंग्रेजी में वेरिएबल, यानी कि जो समय के साथ क्या होंगे, वेरी हो जाएंगे, बदल जाएंगे, ठीक है ना। जो बदलने योग्य हैं, वेरी और एबल, ये दो टर्म से बन करके निकला है वेरिएबल। तो जो बदलने योग्य है, तो उपभोग, क्या हमारा उपभोग का स्तर पूरी जीवन में एक ही जैसा रहता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी इनकम भी एक समान नहीं रहता, और इसी वजह से हमारा उपभोग भी पूरे जीवन तक सामान्य या फिर एक जैसा नहीं होता। स्मूथली हमारा इनकम बढ़ने के साथ कंजम्पशन भी हमारा बढ़ता है, और इनकम घटने के साथ कंजम्पशन भी हमारा घटता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद और भी आगे जो बहुत अच्छे रिलेशन है, इसको हम लोग जो है चैप्टर नंबर 6 पर जाकर के डीपली अध्ययन करेंगे, ठीक है। और भी आगे आप देख लीजिए उत्पादन, ये क्या पूरे जीवन में क्या उत्पादन का स्तर बिल्कुल सेम होता है? नहीं, ये हमेशा जो है फ्लैक्चुएट होता है, कभी कम कभी ज़्यादा, क्योंकि डिमांड जिस अनुसार से होता है उसी हिसाब से जो है सप्लाई किया जाता है, यानी कि उसी हिसाब से प्रोडक्शन किए जाते हैं। समझ में आ गया होगा। वितरण की जब बात आती है तो वितरण बहुत सारी चीज़ों का होता है, जैसे वस्तुओं और सेवाओं का वितरण उपभोक्ता और उपभोक्ताओं के बीच, या फिर कच्चे पदार्थों का वितरण किसके बीच? उत्पादक के बीच, या फिर उत्पादन करने वाली जो वस्तु हैं उनके बीच, ठीक है ना। या फिर वितरण जो है सरकार भी करती है, किन सारी चीज़ों का वितरण, जैसे राशन का वितरण, यानी कि चावल, गेहूं, नमक, चीनी, इन सारी चीज़ों का वितरण सरकार भी करती है, ठीक है ना। लेकिन जो सरकार के माध्यम से किए जाते हैं वो किसके अंतर्गत आता है भाई? ध्यान में आप रख लीजिएगा, वो राजकोषीय नीति के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? राजकोषीय नीति के अंतर्गत। और जो चीज़ें पैसे से खरीदी जाती है, जैसे कि मोबाइल खरीदा आपने पैसे से, कलम कॉपी किताबें ये सब खरीदा पैसे से, तो यहाँ पर कहा जाता है कि मूल्य संयंत्र की मदद से आपने जो है क्या किया है? वितरण किया है, ठीक है ना। आपके बीच मूल्य संयंत्र के माध्यम से वितरण हुआ है वस्तुओं और सेवाओं का, ठीक है ना। जैसे आप बीमार पड़ जाते हैं, भगवान न करे आप बीमार पड़े, लेकिन यदि आप बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर की सेवाएं लेते हैं कि नहीं लेते हैं? उनको पैसे देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं भाई। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि प्राइस मैकेनिज्म के माध्यम से
मूल्य संयंत्र के माध्यम से हमारे बीच वस्तुओं और सेवाओं का वितरण होता है। और जब सरकार कोई चीज़ें वितरण करती है, जैसे दाल, चावल, नमक या फिर गेहूँ, इन सारी चीज़ों का जो वितरण करती है सरकार, ये प्राइस मैकेनिज्म के माध्यम से नहीं किया जाता। ये लोगों की भलाई के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया जाता है, जो कि राजकोषीय नीति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। ये भी आप चैप्टर 7 पर जाकर के डीपली, चैप्टर नंबर 6 पर जाकर के डीपली पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद आता है विनियोग, यानी कि जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इन्वेस्टमेंट, या फिर हिंदी में इसका दूसरा नाम है निवेश। निवेश कहने का मतलब है पूंजीगत पदार्थों के स्टॉक में वृद्धि से है, ठीक है ना। मान लीजिए कि हमारे पास पहले एक भी ट्रैक्टर नहीं था, अब हमने क्या किया, एक ट्रैक्टर जो है खरीद लिया, ताकि उससे हम अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकें, अपना जो है हल बैल चला सकें। जैसे कि बैल नहीं चलाना है तो अब जो है ट्रैक्टर से ही हल चला देंगे और उसी से खेती बाड़ी करेंगे। तो कहने का मतलब है कि भी हमारे पास कुछ समय पहले जब हमारे पास ट्रैक्टर नहीं था, तो मैंने क्या किया, पूंजीगत वस्तु के स्टॉक में वृद्धि कर दिया। ऐसे क्या हुआ कि अब मैंने एक ट्रैक्टर खरीद लिया है, परचेज कर लिया है, तो हमारा क्या हुआ, पूंजीगत वस्तु के स्टॉक में वृद्धि हो गया। तो कह सकते हैं हमने क्या किया है, ट्रैक्टर को खरीदा, इसका मतलब ट्रैक्टर पर हमने क्या किया, निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। क्योंकि हम जो पैसे खर्च किए हुए हैं ट्रैक्टर पर, वो हम चाहें तो अर्निंग कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? चलिए, या फिर उससे जो है ज़्यादा उत्पादन हम ले सकते हैं। मान लीजिए कि 7 लाख रुपए का ट्रैक्टर है, तो सोचिए जब तक आपका ट्रैक्टर रहेगा पूरी लाइफ में, क्या आप 7 ही लाख रुपए का उत्पादन करेंगे, या फिर क्या आप 7 ही लाख रुपए उससे जो अर्निंग कर सकते हैं? नहीं, उससे कई गुना अधिक अर्निंग किया जाता है, जिसको हम लोग गुणक में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये भी आपको चैप्टर नंबर 6 पर ही डीपली मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बचत। बचत हमारा क्या होता है, आय का वह भाग जो कि उपभोग पर खर्च नहीं किया जाता, वो क्या होता है, हमारा बचत होता है, ठीक है ना। उपभोग पर खर्च कर दिए तो उपभोग व्यय हो गया, लेकिन जो उपभोग पर खर्च नहीं किए वो हमारा क्या हो गया, बचत हो गया। क्योंकि आय का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि हमारा आय 2 भाग में जाता है। एक भाग होता है हमारा कौन सा, कंजम्पशन, एक हमने उपभोग पर खर्च कर दिया, और दूसरा खर्च होता है हमारा कहाँ पर, बचत में होता है, यानी कि दूसरा बचत का भाग होता है हमारा, कह सकते हैं। इनकम इस प्रकार से 2 चीज़ों पर चला जाता है, एक होता है उपभोग पर खर्च और दूसरा चला जाता है बचत होने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए, उपभोग हम लोग करते हैं तो 2 चीज़ों का करते हैं, दुनिया में 2 ही चीज़ें हैं, एक है वस्तु और दूसरा है सेवा। यानी कि एक बोल सकते हैं भौतिक वस्तु और दूसरा क्या है, अभौतिक वस्तु। यानी कि सेवाओं को क्या बोला जाता है, अभौतिक वस्तु बोला जाता है, इमैटेरियल वेलफेयर जिससे होता है हमारा, ठीक है ना। समझ में आ गया। और जो वस्तु हैं उससे क्या होता है हमारा, मटेरियल वेलफेयर, ठीक है ना, भौतिक कल्याण होता है उससे हमारा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न संख्या 24 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 में क्या बोल रहा, बहुत ही अच्छा उदाहरण है और बहुत ही अच्छा प्रश्न कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से आर्थिक क्रिया का उदाहरण है। आर्थिक क्रिया कहने का मतलब है भाई, जो वह इस उद्देश्य के साथ काम करना जिससे कि हमें पैसे की प्राप्ति होती है, या फिर हम अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं और हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं। वो सारी क्रियाएं क्या है, आर्थिक क्रियाएं हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे, यहाँ पर पूछ रहा है कि आर्थिक क्रिया के उदाहरण हैं कौन कौन से भाई। उत्पादन क्या आर्थिक क्रिया है, जी बिल्कुल। प्रोडक्शन क्या आर्थिक क्रिया है, जी बिल्कुल। विनिमय या फिर वितरण क्या ये आर्थिक क्रियाएं हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर कहेंगे कि इनमें से सभी का ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहे हैं कि आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य, हम लोगों की आवश्यकताएं तो बहुत ज़्यादा हैं, है ना। हम जितनी चाहे वस्तुएं खरीद सकते हैं, जितनी चाहे सेवाएं ले सकते हैं। वस्तु और सेवा खरीदने के लिए दुनिया में तो बहुत पड़े हुए हैं। इसीलिए क्या कहते हैं कि हम क्या करते हैं, अपनी आवश्यकता पूरा करने के लिए या फिर अपनी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से धन प्राप्ति के लिए जो काम करते हैं, वही हमारा क्या है, आर्थिक क्रिया है। समझ में आ गया होगा। जैसे उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, बचत, निवेश, ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, हमारा आर्थिक क्रिया का उदाहरण है। समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 पर ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है कि अर्थशास्त्र में चुनाव की समस्या को कहते हैं। यदि अर्थशास्त्र में कहीं भी ऐसा बात आ जाता है कि किसी व्यक्ति को चुनाव करना पड़ गया, तो समझ जाइए कि वो आर्थिक समस्या की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे समझिए सर, इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, अर्थशास्त्र में चुनाव की समस्या को क्या कह रहे हैं, आर्थिक समस्या कह रहे हैं। अब आर्थिक समस्या का तो डेफिनेशन थोड़ा जानना पड़ेगा, तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है ना।
ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है कि अर्थशास्त्र में चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या कहते हैं, ये तो पता चल गया। लेकिन आर्थिक समस्या है क्या, तो बात कर रहा है आगे कि मनुष्य की इच्छाएं और आवश्यकताएं क्या हैं, या सीमित हैं, अनलिमिटेड हैं। जैसा कि हमने कहा कि हम लोगों को वस्तुएं बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना। हम लोगों को क्या चीज़ें नहीं चाहिए भाई, सोचिए तो कितनी सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो सारी ज़रूरत की चीज़ें हमें चाहिए। जितनी भी यानी कि आपको आँखों से दिखती है वस्तुएं, वो सारी की सारी मनुष्य की आवश्यकताएं ही तो है, तभी तो उसका आविष्कार हुआ है, ठीक है ना। समझिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसके अलावे सेवाएं भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि डॉक्टर की सेवाएं, टीचर की सेवाएं, वकील की सेवाएं, नौकर की सेवाएं, बस की सेवाएं, हवाई जहाज़ की सेवाएं, ठीक है ना, डाकघर की सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, कितनी सारी सेवाएं भरी पड़ी है दुनिया में, ठीक है ना। यानी कि एक तरफ तो मनुष्य की क्या है, इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं, अनंत हैं, या फिर उनकी आवश्यकताएं असीमित हैं, अनलिमिटेड हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, परंतु उन सभी आवश्यकताओं को हम लोग पूरा नहीं कर सकते। बोले क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ इच्छाएं हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे पास साधन क्या हैं, सीमित हैं, लिमिटेड अमाउंट में है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना ही पर सीमित नहीं है, ऐसा नहीं कि हमारी आवश्यकताएं अनंत हैं और साधन सीमित हैं तो चुनाव की समस्या उत्पन्न हो गया, इतना नहीं, बल्कि क्या, वो जो सीमित साधन है हमारे पास उसका वैकल्पिक प्रयोग है, यानी कि हम जहाँ चाहें उन संसाधनों का या फिर उन साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। सोचिए तो आपके पास 100 रुपया है, ठीक है ना, अब चाहें तो आप जहाँ चाहें खर्चा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं। आपका मन कर रहा है अगर कॉपी लेने का, कॉपी जाकर के परचेज कर सकते हैं। हो सकता है आपका मन कर रहा है कि कॉपी भी लें, किताब भी लें, कलम भी लें, आप चाहें तो तीनों ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा कि 100 रुपये के अंदर तीनों चीज़ें हो जा रहा है या नहीं, ठीक है ना। इसके अलावा आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़रूरत पूरा कर सकते हैं। आप चाहें तो कहीं मंदिर में आरती लग रहा है तो आप वहाँ पर आरती जो है खुशी से चढ़ा देते हैं 1-2 रुपये, है ना, और प्रणाम करके चले बनते हैं। या फिर कोई भिखारी आ गया, आप उनको भी डोनेट करना चाहते हैं, कुछ पैसे उनको भी देना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी दे सकते हैं। मतलब पैसे का या फिर साधन का क्या है, अनलिमिटेड यूजेज है या फिर वैकल्पिक प्रयोग है, अल्टरनेटिव यूजेज है। समझ में आ गया होगा। तो अब समझिए तीनों पॉइंट मिला करके क्या बोला, एक तरफ मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं या फिर उनकी आवश्यकताएं असीमित हैं, दूसरी तरफ क्या बोला कि उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए या फिर उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधन सीमित हैं। समझ में आ गया। और इतना ही नहीं, उन सीमित साधनों का वैकल्पिक प्रयोग हो सकता है, अल्टरनेटिव यूजेज हो सकता है। अब इसके कारण क्या होता है भाई, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जो है अति आवश्यकताओं का चुनाव करना पड़ता है। हो गया चुनाव की समस्या उत्पन्न। कैसे कि वो किन जरूरतों को अभी पूरा करेगा, क्योंकि हमारी सभी आवश्यकताएं एक समान प्रबल नहीं होती है, एक समान जो है महत्वपूर्ण नहीं होती है। मान लीजिए कि हमें कोई वस्तु जो है कल चाहिए, आज नहीं कल चाहिए, चाहे तो परसों चाहिए, चाहे आने वाले 10 दिन के बाद चाहिए, तो क्या हम उन ज़रूरतों के लिए अभी पैसा इकट्ठा करना शुरू कर सकते हैं या नहीं। लेकिन यदि उससे अधिक आवश्यकता की कोई चीज़ हमें आज ही परचेज करना है, आज ही खरीदना है, तो सोचिए हम लोग 10 दिनों के लिए जो है पैसा जमा करके रखेंगे या फिर आज के लिए। मान लीजिए कि भगवान ना करे आपका तबीयत खराब हो गया, तो आप भविष्य के लिए कुछ पैसे जमा करना सोच रहे थे, लेकिन अभी आपका तबीयत खराब हो गया, तो आप क्या करेंगे, तबीयत खराब है तो उसको ठीक करना है ना भाई, डॉक्टर की सेवाएं लेना है ना भाई, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर पैसे खर्च कर देंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ऐसी अवस्था में व्यक्ति क्या करता है, यदि आवश्यकताओं का चुनाव करता है और वास्तव में ये जो चुनाव करना पड़ रहा है अर्थशास्त्र के अंतर्गत, तो समझ जाइए कि क्या है, आर्थिक समस्या है, ठीक है। यानी कि आर्थिक समस्या साधनों की दुर्लभता के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 पर ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न 2015 में भी पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 26 ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। अर्थव्यवस्था वर्गीकृत किया जाता है। इस पर हम लंबे लेक्चर डाल देंगे। आपको सवाल लॉन्ग में भी हो सकता है, शॉर्ट में भी हो सकता है और किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप हमारे लेक्चर्स पर ध्यान दीजिएगा, इस पर तभी हम चलेंगे आगे। समझिए क्या बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था जो है वो वर्गीकृत किया जाता है। क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये तीनों तरह की अर्थव्यवस्था आप जानते हैं या नहीं।
तो हम कहेंगे भाई ये तीनों तरह की अर्थव्यवस्था जो है वो कैटेगराइज किया गया है, वर्गीकृत किया गया है या फिर क्लासीफाई किए गए हैं, ठीक है। लेकिन किन आधार पर बात कर रहा है इस पर चलिए हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर कहेंगे हमारा इनमें से सभी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि 26 का ऑप्शन क्या होगा सही, डी, ठीक है ना। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है एक्सप्लेनेशन पर। अर्थव्यवस्था का मतलब एक ऐसे क्षेत्र से है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाएं संचालित होती है। अब मान लीजिए ये क्षेत्र आपका गांव हो सकता है, आपका गांव एक क्षेत्र है। अब लोग वहाँ पर अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अलग अलग तरह के काम कर रहे होते हैं। हो सकता है कि कोई मोची है जो कि अच्छे से चप्पल सिलने जानता है या फिर जूते सिलने जानता है या फिर जूते में पॉलिश करने जानता है। लेकिन कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा जिनका जॉब जो है किसी बैंक में लगा है, तो बैंक में वो काम करने के लिए जाते हैं, हो सकता है कि नहीं, ठीक है ना। आपके गांव के ही कोई व्यक्ति हो सकता है कि दुकान खोल करके चला रहा है, अपनी ज़रूरत को वो भी पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हो सकता है ऐसा भी कि कई ऐसे लोग होंगे आपके गांव में जो खुद खेती करते होंगे, अपनी ज़रूरत की चीज़ें लगभग खुद जुटा लेते होंगे, यानी कि बाज़ार पर बहुत कम डिपेंडेंट होते होंगे। तो वो भी क्या कर रहे हैं, अपनी ज़रूरत को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर कहेंगे कि एक क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है, आर्थिक क्रियाएं संचालित होती है। और कहेंगे कि जिस क्षेत्र के अंतर्गत आर्थिक क्रियाएं संचालित होती है उसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये क्षेत्र क्या हो सकता है, आपका गाँव भी हो सकता है, आपका शहर भी हो सकता है, या फिर आपका राज्य भी हो सकता है, आपका जो है कह सकते हैं देश भी हो सकता है, और पूरा का पूरा विश्व भी एक क्षेत्र के रूप में माना जा सकता है, यानी कि एक अर्थव्यवस्था के रूप में माना जा सकता है। समझ में आ गया होगा। चलिए अब समझते हैं थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन। देखिए जब बहुत ज़्यादा नहीं समझना है, लेकिन इतना तो जरूर समझ रहे हैं जितना कि हम लोगों को सिलेबस में कहा गया है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अर्थव्यवस्था को कैसे वर्गीकृत किया गया है। इसके लिए 3 अलग अलग आधार लिए गए हैं। कौन कौन सा आधार है भाई, ध्यान दीजिएगा जरा। ये तीनों आधार पर जो है विशेष ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहे हैं, पहला जो आधार लिया गया है अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत करने के लिए, ये पहला आधार है नियमन और नियंत्रण के आधार पर। किस आधार पर, नियमन और नियंत्रण के आधार पर। नियमन कहने का मतलब है रेगुलेशन, यानी कि उस पूरी अर्थव्यवस्था को चला कौन रहा है। और नियंत्रण कहने का मतलब अंग्रेजी में है कंट्रोल, यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था को जो है नियंत्रित कौन कर रहा है। ऐसा तो हो सकता है ना कि लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपना ऑप्शन आप काम किए जा रहे हैं, उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। तो क्या होगा, एक दिन संसाधनों का जो है लोग क्या करेंगे, गलत तरीके से इस्तेमाल भी करना शुरू कर देंगे। समझ में आ गया कि नहीं। तो इसीलिए बात करता है नियमन और नियंत्रण के आधार पर। समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए, दूसरा बात किया विकास के आधार पर। विकास कहने का मतलब है आर्थिक विकास। अब आर्थिक विकास होता क्या है इसको भी तो समझना पड़ेगा, तो आगे हम क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। तीसरा देखिए क्या बोल रहा है, वैश्विक संबंधों के आधार पर। वैश्विक संबंध कहने का मतलब है यदि एक देश का रिलेशन या फिर एक अर्थव्यवस्था का संबंध दूसरे देश से बना हुआ है या नहीं, इस आधार पर भी अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, नियमन के और नियंत्रण के आधार पर हम बात करेंगे। नियमन और नियंत्रण के आधार पर जैसा कि आपको पता है 3 तरह की अर्थव्यवस्था होती है। सबसे पहला हमने इसमें शामिल किया है समाजवादी अर्थव्यवस्था को। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जितने भी उत्पादन के साधन होंगे इस क्षेत्र में, उन सभी साधनों पर सरकार का स्वामित्व होगा, सरकार ही इनके जो है क्या होंगे, मालिक होंगे। समझ में आ गया। और वो सरकार क्या करेगी, इन साधनों का प्रयोग कैसे करेगी, तो प्रयोग इस प्रकार से करेगी ताकि सोशल वेलफेयर को बढ़ाया जा सके, सामाजिक कल्याण को बढ़ाया जा सके, यानी कि संसाधनों का जो है यूज सिर्फ और सिर्फ समाज की भलाई के लिए किया जाएगा, समाज के लोगों के लिए किया जाएगा। कोई व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के लिए इस अर्थव्यवस्था में प्रयोग नहीं किया जाएगा। यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिस पर नियमन और नियंत्रण या फिर जिन पर संसाधनों पर नियंत्रण और नियमन सरकार का होता है, और सरकार ही इस तरह की अर्थव्यवस्था का स्वामी होते हैं, ठीक है ना। और वही पूरी
अर्थव्यवस्था को संचालित कर रहे होते हैं। और इस अर्थव्यवस्था की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर किसी एक व्यक्ति को ध्यान में नहीं रखा जाता, बल्कि समाज के सभी लोगों को, सभी वर्गों को ध्यान में रख करके काम किया जाता है। और इसी वजह से कहते हैं कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ पर समाजवादी या फिर पूरे देश का, या फिर कह सकते हैं कि पूरे समाज को लेकर के चला जाता है, पूरे समाज के लोगों को ध्यान में रखा जाता है, उनकी आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण पर ध्यान रखा जाता है, और किस प्रकार से ये अर्थव्यवस्था रेगुलेट होगा, किस प्रकार से नियमन होगा, किस प्रकार से नियंत्रित होगा, इस बात पर भी सरकार पूरा का पूरा ध्यान रखती है, जिससे संसाधनों का बेकार या फिर इनएफिशिएंट वे में यूज या फिर अकुशल प्रयोग होने की संभावना खत्म हो जाती है। और एक और सबसे बड़ी बात इस अर्थव्यवस्था की है ये कि यहाँ पर मजदूरों का शोषण जो है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार जो है क्या चाहती है, यहाँ पर मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, अधिकतम सामाजिक लाभ को प्राप्त करना चाहती है। समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है भाई? एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर उत्पादन के सभी साधनों पर नियमन और नियंत्रण किनका होता है? पूंजीपति लोगों का होता है, जिससे वे लोग अपनी व्यक्तिगत लाभ को अधिकतम करने के लिए संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, संसाधनों का पर्याप्त मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, और जिससे क्या होता है, यहाँ पर मजदूरों का शोषण हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोग जो हैं वो पूर्ण रूप से, आर्थिक रूप से कह सकते हैं कि स्वतंत्र हैं, यानी कि इकोनॉमिक फ्रीडम मिला हुआ है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ये सबसे बड़ी विशेषता ये है, समझ लीजिए क्या बोल रहे हैं हम, कि यहाँ पर लोगों को पूर्ण रूप से आर्थिक स्वतंत्रता मिली हुई है। लोग जैसे चाहें संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। मजदूर जहाँ चाहे वहाँ पर काम कर सकता है और अपनी इच्छा अनुसार मजदूरी प्राप्त कर सकता है। ठीक है ना। इसी प्रकार से कोई भी उत्पादक पूर्ण रूप से आर्थिक रूप से स्वतंत्र है और वो जैसे चाहेगा संसाधनों का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, यानी कि संसाधनों पर नियंत्रण और नियमन किनका होता है? पूंजीपति लोगों का होता है। और वो हमेशा क्या चाहते हैं? अपने व्यक्तिगत लाभ को अधिकतम करना चाहते हैं। उनको समाज की भलाई से, समाज के कल्याण से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को होने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी वस्तुएं और सेवाएं तैयार की जाएंगी वो लोगों के बीच में फ्री नहीं बटेगा, मुफ्त में नहीं बटेगा। कैसे बटेगा? प्राइस मैकेनिज्म के माध्यम से, मूल्य संयंत्र के माध्यम से लोगों के बीच वस्तुओं और सेवाओं या फिर साधनों का वितरण होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए तीसरा जो अर्थव्यवस्था है उस पर ध्यान दीजिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहने का मतलब है ये वह अर्थव्यवस्था है जहां पर पूंजीवादी और समाजवादी दोनों तरह की विशेषताएं साथ साथ में पाई जाती है। और ये भी ध्यान में रख लीजिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है उसमें क्या कौन सी विशेषता था और समाजवादी अर्थव्यवस्था में कौन सी विशेषता था, दोनों मिलाकर के तैयार कर दीजिए तो हो जाएगा वो कौन सा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और ये भी ध्यान में रख लीजिए कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है ना। और यदि सवाल ये पूछा जाता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है तो चीन एक सबसे बड़ा उदाहरण है। ठीक है ना। नाइजीरिया क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था की बड़ी विशेषता है। दूसरा आप समझिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण यदि समझना चाहें तो जितने भी विकसित देश हैं लगभग सभी वो देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सम्मिलित होंगे। अब समझना ये है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन से सम्मिलित होंगे भाई? तो अमेरिका, जापान, रूस, ये सब सारे लोग जो हैं कहाँ पर सम्मिलित होंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अगला है विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। विकास के आधार पर भी अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं, इसको समझ लीजिए। पहला हमने शामिल किया है अविकसित अर्थव्यवस्था। यह विकसित को अंग्रेजी में अनडेवलप्ड इकोनॉमी कहा जाता है, यानी कि यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां पर तीनों तरह के संसाधन में, मतलब प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, इन तीनों तरह के संसाधन में से यदि कोई एक संसाधन किसी क्षेत्र में बहुत कम है या फिर उसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि कभी भी वो समाप्त हो सकता है, तो हम ऐसी अर्थव्यवस्था को कहेंगे यह विकसित अर्थव्यवस्था। क्योंकि विकसित होने के लिए, आर्थिक रूप से समृद्ध होने के लिए ये तीनों तरह के संसाधन चाहिए।
कौन तीनों संसाधन? प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, जिसको अंग्रेजी में नेचुरल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं। समझ में आ गया? ये तीनों तरह के संसाधन हर एक देश के लिए ज़रूरी है। तो जिस देश में ये तीनों तरह के संसाधन में से कोई एक बहुत कम पाया जाता है या फिर कोई एक की स्थिति बहुत दयनीय है, तो उस देश का विकास कभी उतना ज़्यादा नहीं हो सकता, तेज़ी से नहीं हो सकता और बहुत धीमी गति से होता है। और यहाँ के ज़्यादातर लोग इस प्रकार के क्या होंगे, वो अपनी मूलभूत आवश्यकताएं तक जो है अच्छे से पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था का जो अभी कल्पना है, ये तो समझिए बहुत कम ऐसे देश हैं इसमें, लेकिन यह विकसित अर्थव्यवस्था के नाम से आपको बिल्कुल ये क्लियर हो गया होगा कि ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ पर तीनों तरह के संसाधनों में से कोई एक की स्थिति बिल्कुल दयनीय बनी हुई है। ठीक है, अब दूसरा देखिए क्या बोला, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अल्प विकसित कहने का मतलब है लेस डेवलप्ड कंट्री, या फिर इसको दूसरे शब्द में बोल सकते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर उत्पादन के तीनों तरह के संसाधन, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, तीनों तो पर्याप्त मात्रा में हैं, लेकिन इन तीनों में से किसी एक का मात्रा जो है वो थोड़ा कम पड़ जाता है। ठीक है ना, कम पड़ जाता है। ये नहीं बोल रहे हैं कि बिल्कुल नहीं है, ये कह रहे हैं कि तीनों में से कोई एक की स्थिति थोड़ा कम होता है। जैसे भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है ना, क्या है? भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। यदि हम नियंत्रण के आधार पर बात करें तो क्या बात की हमने कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन विकास के आधार पर क्या बात कर रहे हैं कि यह एक कैसा देश है? विकासशील अर्थव्यवस्था है, विकासशील देश है ना, डेवलपिंग कंट्री है। तो कब से सुनते आ रहे हैं भाई कि भारत एक विकासशील देश है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए भौतिक संसाधन तो हैं, लेकिन उसकी मात्रा थोड़ी कम है। यदि आप प्राकृतिक संसाधन पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर हवा, नदियाँ, झील, पहाड़, झरने, क्या ये पर्याप्त मात्रा में नहीं है? तो बिल्कुल है भाई, संसाधन तो यहाँ पर हैं। कौन से संसाधन? प्राकृतिक संसाधन की एकदम इतनी मात्रा भरी पड़ी है कि दूसरे लोग जो है यहाँ से लूट लूट करके चले गए। और इसी वजह से तो पहले हमारे देश को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था, है ना। आपको पता होगा, सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो समझिए हमारे देश को उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था, और इस समय तक इतनी चीज़ें हैं हमारे पास पर्याप्त मात्रा में, जो प्राकृतिक संसाधन हैं इतनी भरी पड़ी है अभी भी कि हम उसका अगर सही से इस्तेमाल करें तो अन्य जो देश हैं, जो विश्व के अन्य देश हैं, उससे ज़्यादा मजबूत हम बन सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर दूसरी बात ध्यान दीजिएगा कि क्या हमारे पास मानवीय संसाधन की कमी है? मानवीय संसाधन उन लोगों को कहते हैं, पूरी ध्यान रखिए ये चीज़, कि पूरी जनसंख्या को कभी भी मानवीय संसाधन नहीं कहा जाता है। सिर्फ उन्हीं लोगों को मानवीय संसाधन के अंतर्गत शामिल किया जाता है जो व्यक्ति किसी उत्पादन की प्रक्रिया में भाग लेता है। अब किसी व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति यदि उत्पादन की क्रिया में भाग ले रहा है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? उत्पादन की क्रिया में भाग ले रहा है तो क्या कहेंगे भाई? तो उसको हम लोग मानवीय संसाधन कहेंगे। और कोई व्यक्ति उत्पादन की क्रिया में तभी भाग ले सकता है यदि उसने जो है पढ़ाई ठीक से किया होगा, यानी कि शिक्षा लिया होगा। दूसरी चीज़, शिक्षा नहीं लिया होगा तो ट्रेनिंग जरूर लिया होगा। ट्रेनिंग जो होता है शॉर्ट पीरियड होता है, और एजुकेशन जो होता है यानी कि शिक्षा जो होता है वो लॉन्ग प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है। ठीक है ना। तीसरी चीज़, यदि उसका ये भी ठीक नहीं है कि ट्रेनिंग नहीं लिया है तो उसका स्वास्थ्य बढ़िया होगा, यानी कि वो फिजिकल वर्क पर ज़्यादा ध्यान देता होगा, फिजिकल चीज़ें ज़्यादा करता होगा, जैसे कि मिट्टी कटाई करना है ना, कुदाल से या फिर गैता लेकर के काम कर रहा है, तो वो लोग भी होते हैं हमारे देश में। तो यहाँ पर हम उन सभी लोगों को क्या कहेंगे? मानवीय संसाधन कहेंगे। समझ में आ गया? जैसे डॉक्टर, टीचर, वकील, नर्स, मजदूर, ये सब क्या हैं? देश के लिए एक सब क्या है भाई? मानवीय संसाधन है। आपको पता होगा कि 22 मार्च 2020 को पूरे भारत में जो है जनता कर्फ्यू की घोषणा की गई थी। क्यों? क्योंकि हमारे देश में ये चीज़ जो है बहुत विस्तार से समझा जाना चाहिए कि पूरे देश जो है कोरोना जो है वायरस की चपेट में आ जाता, और इसी वजह से जो है ये निर्णय लिया गया कि जो जहाँ पर है वहीं पर रहे। यानी कि प्रधानमंत्री ने क्या किया था? लोगों को या फिर संसाधनों को बचाने का प्रयास किया था। किन संसाधनों को? मानवीय संसाधन को। ठीक है ना। चूँकि ये मानव को जो है टचेबिलिटी से फैल रहा था, तो छूने से फैल रहा था, वैसे हवा से नहीं, छूने से फैल रहा था। इसी वजह से जो है क्या जो है कहा गया कि आप जो है अपने घरों पर ही रहिए,
क्यों? क्योंकि चूंकि हम लोग आगे चल करके क्या बनेंगे, मानवीय संसाधन बनेंगे, उत्पादन की क्रिया में भाग लेंगे, तो हमारा देश भी क्या करेगा, तरक्की करेगा। जो है समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इसी वजह से जो है लॉकडाउन किया गया था। अब देखिए तीसरा जो है वो है विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित कहने का मतलब है डेवलप्ड इकोनॉमी, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी, यानी कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था है ये जहां पर उत्पादन की तीनों संसाधन भरपूर मात्रा में हैं और तीनों ही संसाधनों का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल भी किया जा रहा है, यानी कि कुशल प्रयोग किया जा रहा है संसाधनों का। समझ में आ गया होगा। तो वो देश क्या तरक्की करेगा या नहीं करेगा, तो वो आर्थिक रूप से समृद्ध होगा कि नहीं होगा, वो क्या आर्थिक विकास प्राप्त करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ऐसा देश या फिर ऐसी अर्थव्यवस्था या फिर ऐसा क्षेत्र जहाँ पर उत्पादन की तीनों संसाधन मौजूद हैं पर्याप्त मात्रा में और उनका कुशल प्रयोग भी किया जाता है, तो ऐसे देश क्या होंगे, विकसित अर्थव्यवस्था कहलाएंगे, विकसित देश कहलाएंगे। समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं वैश्विक संबंधों के आधार पर। वैश्विक संबंधों के आधार पर ध्यान दीजिएगा, दो तरह की अर्थव्यवस्था होती है। एक है हमारा खुली अर्थव्यवस्था जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ओपन इकोनॉमी, और दूसरा है बंद अर्थव्यवस्था जिसको हम लोग कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी कहने का मतलब क्या हुआ भाई, ये भारत में वैसे तो देखा जाए 1991 की नीति से लागू हुआ है, ठीक है ना। 1991 की नीति क्या थी, इस पर भी हम जो है डिटेल में चर्चा कर देंगे अलग से वीडियो में, अभी हम चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, खुली अर्थव्यवस्था कहने का मतलब क्या है। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब है जब एक देश का संबंध, जब एक अर्थव्यवस्था का संबंध दूसरे देश से होता है, और किस प्रकार का संबंध भाई, आर्थिक संबंध होना चाहिए, राजनीतिक संबंध नहीं। किस प्रकार का संबंध, आर्थिक संबंध, यानी कि एक देश यदि जो है क्या कर रहा है, दूसरे देश को निर्यात कर रहा है और दूसरा देश जो है पहले देश को क्या कर रहा है, आयात भी कर, तो पहले देश से आयात कर रहा है। यानी कि जब एक देश दूसरे देश से आयात निर्यात की प्रक्रिया करता है या फिर आयात निर्यात जैसी आर्थिक क्रिया करता है, तो समझ जाइए कि वो कौन सी अर्थव्यवस्था है, खुली हुई अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना। और अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो लगभग सभी देश जो है वो खुली अर्थव्यवस्था की नीति को अपना कर रखे हुए हैं, क्योंकि कोई भी देश अपने आप में पूर्ण रूप से समृद्ध नहीं है, पूर्ण रूप से खुशहाली प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि जो संसाधन हमारे देश में नहीं है वो हम दूसरे देश से मंगवाते हैं, आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। और जो चीज़ें दूसरे देश में उपलब्ध नहीं है वे लोग क्या करते हैं, हम लोगों को ऑर्डर करते हैं, हम लोगों को बोलते हैं कि नहीं भाई हम लोगों को कुछ सहायता करो, हम लोगों को ये चीज़ें दे दो, हम लोगों के पास उपलब्ध उतनी मात्रा में नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनको सेल भी कर देते हैं, यानी कि निर्यात भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। समझ में आ गया होगा। और बंद अर्थव्यवस्था कहने का मतलब क्या है, जब एक अर्थव्यवस्था का संबंध दूसरी अर्थव्यवस्था के साथ बिल्कुल नहीं है, है ना, यानी कि जब एक देश का संबंध दूसरे देश के साथ कोई आर्थिक लेन देन नहीं हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे क्या, वो है बंद अर्थव्यवस्था। यानी कि जहाँ पर आयात निर्यात बंद हो जाता है तो समझ जाइए वो कौन सी अर्थव्यवस्था है, बंद अर्थव्यवस्था। और जहाँ पर एक देश का संबंध दूसरे देश से बना हुआ है, यानी कि जहाँ पर आयात निर्यात किया जाता है, वो क्या हो गया, खुली अर्थव्यवस्था। उम्मीद करते हैं ये सारा लेक्चर्स आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 27 पर बात करते हैं। देखिएगा प्रश्न में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं कौन सी है। अब भी मैंने सारी अर्थव्यवस्था के बारे में आपसे चर्चा किया, तो हमने बताया कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसकी विशेषता क्या है भाई, वो जो है सेंट्रल प्लान्ड होता है, यानी कि केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था होती है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर संसाधन जो होते हैं उन पर सरकार का स्वामित्व होता है, यानी कि सार्वजनिक स्वामित्व होता है, निजी स्वामित्व नहीं, ठीक है ना। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि जो भी संसाधन जो है संसाधनों के माध्यम से उत्पादन किया गया है वस्तु या फिर सेवा, उनका वितरण जो है मूल्य संयंत्र की मदद से कभी नहीं किया जाता, बल्कि फ्री वितरण किया जाता है, मुफ्त वितरण किया जाता है, ठीक है ना। लोगों के कल्याण के लिए बांटा जाता है, समाज की भलाई के लिए वितरण किया जाता है, समाज के कल्याण के लिए वितरण किया जाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था की कौन सी विशेषता हो जाएगी, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। यानी कि केंद्रीकृत कहने का मतलब है सेंट्रल प्लान्ड, यानी कि सरकार यहाँ पर अलग अलग तरह की क्या करती है, कार्यक्रम और योजनाएं तैयार करती है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और जो बिल्कुल तीनों चीज़ें दिख रही है, जैसे कि मूल्य संयंत्र यानी कि मूल्य तंत्र, प्राइस मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं, क्या कहते हैं, प्राइस मैकेनिज्म या फिर कीमत तंत्र कहते हैं या फिर कीमत संयंत्र कहते हैं। सी ऑप्शन में देखिए क्या बोल रहा है, संसाधनों पर निजी स्वामित्व। ये तो भाई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है दोनों, है ना। बी और सी जो है वो किसकी विशेषता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। और लाभ का उद्देश्य तो बिल्कुल नहीं होगा,
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ये विशेषता भी है, ठीक है ना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ये तीनों विशेषता है बी, सी और डी, जबकि पॉइंट ये जो है हमारा यानी कि ऑप्शन ये भी जो है हमारा वो है समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता। समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन हमारा ये यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए तीनों सारी विशेषताओं को हमने जो है नोट कर दिया है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, उत्पादन के साधनों पर क्या बोल रहे हैं, सामूहिक स्वामित्व है या फिर सार्वजनिक स्वामित्व है, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। दूसरी विशेषता क्या लिखा हमने कि इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का मुख्य उद्देश्य अधिकतम सामाजिक लाभ को प्राप्त करना है, कल्याण को प्राप्त करना है, समाज की भलाई के लिए काम करना होता है, ठीक है ना। तीसरी सबसे बड़ी विशेषता देख लीजिए, क्या बोल रहा हम, क्या बोले हम कि यह केंद्रीकृत यानी कि केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था होती है। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है वो क्या होती है, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था होती है। यहाँ पर सरकार क्या करती है, विभिन्न वर्गों के लिए या फिर विभिन्न लोगों के लिए क्या करती है, योजनाएं तैयार करती है, कार्यक्रम तैयार करती है और उन्हें लोगों के बीच में प्रस्तुत करती है, ठीक है ना, जिससे लोगों की क्या होती है, भलाई होती है, लोगों का कल्याण होता है। समझ में आ गया। चलिए प्रश्न संख्या 28 पर। प्रश्न संख्या 28 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं कौन सी है। अब देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता आप समझ गए, लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से अब सवाल आए तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता आपको पता चल चुका है कि यहाँ पर लोग जो हैं वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं, जिससे वे जैसे भी चाहे अपने संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं अधिकतम लाभ को प्राप्त करने के लिए, यानी कि व्यक्तिगत लाभ को प्राप्त करने के लिए। तो ऑप्शन ये जो है वो रिलेटेड हो गया ऑप्शन बी से। तो ऑप्शन ए और बी तो बिल्कुल है किसका और जवाब ये, तो अर्थव्यवस्था की दोनों विशेषताएं हैं। और साथ साथ में सी भी बोल रहा है, देखिए सी में क्या बोला, संसाधनों पर निजी स्वामित्व। तो अभी मैंने कहा तो निजी स्वामित्व या फिर बोलें कि प्राइवेट ओनरशिप या फिर कह सकते हैं आप कि पूंजीपति लोगों का अधिकार होना संसाधनों पर, ये सारी विशेषताएं किसकी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। तो आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब आपको समझ में आ गया कि जहाँ पर लोग संसाधनों का ये अपना जो है भरपूर इस्तेमाल करते हैं, कुशल प्रयोग करते हैं, जैसे चाहे प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की दूसरी बड़ी विशेषता मैंने बता दिया कि यहाँ पर लोग अपने व्यक्तिगत लाभ को अधिकतम करने पर लगे हुए हैं, सामाजिक लाभ से उसको कोई मतलब नहीं होता है। सी वाला ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा, क्या बोला, संसाधनों पर निजी स्वामित्व। तीनों तरह के संसाधन, जो प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, इन तीनों तरह के संसाधन पर क्या होता है, निजी स्वामित्व होता है, प्राइवेट ओनरशिप होता है। इसलिए 28 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा सही वो क्या होगा, ऑप्शन डी, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। इन्हीं सारी चीज़ों को हमने नोट कर दिया है जो कि मैंने आपको लेक्चर्स दिया है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगली विशेषता पर अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। ये प्रश्न शायद पूछा हुआ है, अब देख लीजिएगा कब पूछा हुआ मुझे याद तो नहीं है, लेकिन ये प्रश्न कभी ना कभी पूछा हुआ है, ठीक है। क्या बोला, सह अस्तित्व होता है दोनों का, किसका, निजी क्षेत्र का भी और सार्वजनिक क्षेत्र का। दोनों कहाँ पर साथ साथ में पाए जाते हैं, दोनों साथ में पाए जाते हैं, दैट मीन्स खिचड़ी बन गया। और खिचड़ी को क्या बोलते हैं, मिश्रित बोलते हैं, मिक्स्ड बोलते हैं ना, मिक्सचर बना दिया है ना दोनों का। तो जहाँ पर निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों साथ साथ में पाए जाते हैं, सह अस्तित्व कहने का मतलब साथ साथ में पाए जाना, ठीक है ना। तो जहाँ पर निजी और सार्वजनिक दोनों तरह की अर्थव्यवस्था साथ साथ में पाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अंग्रेजी से आप समझ लीजिए, क्या बोला, अस्तित्व का मतलब होता है को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व का मतलब क्या होता है, को एग्जिस्टेंस, मतलब दोनों साथ साथ में पाए जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा एक्सप्लेनेशन पे जरा, क्या बोल रहा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है। अर्थात इस तरह की अर्थव्यवस्था में निजी कंपनियां एवं सार्वजनिक कंपनियां दोनों मिलकर के कार्य करते हैं और इस प्रकार दोनों क्षेत्र जो है वो देश के आर्थिक विकास में अपना अपना योगदान देते हैं। जैसे जियो क्या है, एक रिलायंस कह सकते हैं, क्या है, एक सार्वजनिक कंपनी है कि निजी कंपनी है, एक निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है ना। और उसी प्रकार से कंपनी हमारे देश में कौन सा है, BSNL, जो कि सार्वजनिक कंपनी है। तो यहाँ पर दोनों तरह की जो है कंपनियां काम करती है देश के आर्थिक विकास के लिए। हालांकि दोनों का काम करने का तौर तरीका अलग अलग होता है,
ऐसा नहीं कि मिल करके काम करते हैं, वो काम अपना कर रही है, ये काम अपना कर रही है, ठीक है ना। लेकिन दोनों ही क्या करते हैं, देश के जो है ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, देश के लोगों की आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि दोनों जो है वो देश के अंदर रह करके अपना अपना काम अपने अपने अंदाज से करते हैं, और इसी वजह से वो लोग क्या कर रहे हैं, दोनों आर्थिक विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग समझते हैं प्रश्न संख्या 30 पर, और आज का ये हमारा लास्ट जो है प्रश्न होगा, आखिरी प्रश्न होगा। आगे और भी हम जो है MCQ लेकर के आने वाले हैं, वो भी सारा का सारा चैप्टर 1 से होगा। उसके बाद हम लोग चैप्टर 2 से लेकर के चैप्टर नंबर 9 तक जो है और भी लेक्चर्स करेंगे, ठीक है ना। आप रोज़ हमारे चैनल के साथ विजिट कीजिए, सारी वीडियो लेक्चर्स जो है हम 1 बाय 1 अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप है, देखिए आप इन सारी चीज़ों का PDF भी आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों का आप PDF भी परचेज कर सकते हैं, मात्र उसका प्राइस है 100 रुपये, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 9 तक, यानी कि 9 चैप्टर का आपको एक्सप्लेनेशन के साथ, सवाल और जवाब के साथ आपको कंप्लीट जो है MCQ मिल जा रहा है। और उससे हमको लगता है कि एक भी बाहर सवाल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि हमने टॉपिक वाइज सारी चीज़ों को तैयार किया हुआ है, चैप्टर वाइज भी नहीं, क्या कह रहे हैं, टॉपिक वाइज हमने तैयार किया हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या बोला, प्रश्न संख्या 30 पर क्या बोला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप है। अब भी मैंने बता दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना, और यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन C, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप मिश्रित है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार क्या करती है, सरकार व्यापार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त होती है, यानी कि जो लोग निजी कंपनी हैं, जो प्राइवेट कंपनी हैं, उनको व्यक्तिगत रूप से एक तो स्वतंत्रता मिली होती है। दूसरी तरफ समाज के जो वंचित वर्ग हैं, या फिर जो पिछड़े लोग हैं, या फिर जो गरीब लोग हैं, उनके कल्याण के लिए, है ना, काम करती है सरकार। यानी कि इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करने में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था सक्षम होती है, या फिर कह सकते हैं लोगों की आवश्यकताएं पूर्ण करती है, ठीक है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सहअस्तित्व होता है, उसको क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देते हैं, और अगले प्रश्न को जो है हम लोग आगे बात करेंगे। हालांकि यहाँ पर ध्यान दे लीजिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता पूछ रहा है। अब जो है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि प्रश्न संख्या 31 का जवाब क्या होगा। हालांकि आपको पता चल गया है, लेकिन मैं आपसे जरूर जानने की कोशिश करूंगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता कौन कौन सी है। इन चारों के अलावा यदि आपके कोई मन में और भी विशेषताएं आती है तो उसको भी आप जरूर टाइप कीजिएगा। हम अगले में जो है, अगले जो वीडियो लेक्चर्स होगा उसमें आपका जवाब हम जरूर शामिल करेंगे। तो आज की वीडियो में बस रखिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, और कंप्लीट करवाएंगे हम आपको चैप्टर नंबर 1, ठीक है। तो इसी के साथ आज दीजिए हमें विदा, मिलते हैं कल अगली वीडियो में फिर से। तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तभी हम अगली वीडियो को लेकर के आ सकेंगे, ठीक है। चैनल के साथ बहुत लोग जुड़ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभारी और बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रा वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा और सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।